गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 17 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, ताकि आप लोग यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, आरएस जैसे एग्ज़ाम जो आप लोग देते हैं, हिंदी स्टेट पीसीएस देते हैं, उसके लिए न्यूज़ को कवर किया जा सके। साथ ही साथ आज का संपादकीय हम लोग देखेंगे। यह हमारा 247वां क्लास है, एपिसोड है। तो लगातार हम लोग जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। इस न्यूज़ एनालिसिस के पैकेज में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध है, लेकिन अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए 1 ईयर के वैधता के साथ 599 रुपये आप पेड कीजिएगा, तो हमें इस पैकेज के साथ जुड़ते हुए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं, साथ ही साथ हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आज का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। टॉपिक क्या है, तो टॉपिक में देखेंगे डिस्कशन। टॉपिक में बैलेट केस चुनाव में क्या होता है, आप भूले होंगे हमें याद है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। लगातार आप देख रहे हैं चुनाव ईवीएम को लेकर लोग न्यायालय में पहुंचे, तो इसी के संबंध में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी करते हुए कुछ बातें कही हैं, तो उसे देखेंगे, इसके एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अगले टॉपिक पर हम लोग देखेंगे कि मेकिंग सिटीज़ ग्रीन, रिलियंट एंड इंक्लूसिव इन द चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट, विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है, तो उसके शहरीकरण को लेकर, तो उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। शहरीकरण कैसे बदलाव ला रहा है, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास कैसे प्रभावित हो रहा है, इन सारी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे सतत विकास लक्ष्य क्या है, एमडीजी गोल क्या था, जिसके बाद सतत विकास के लक्ष्य आए हैं। साथ ही साथ एशिया प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2024 जो इससे जुड़ा हुआ मामला है, ताकि शहरीकरण से संबंधित रिपोर्ट जो आए है उसके संदर्भ को समझा जा सके। तो इन सारे एस्पेक्ट को देखेंगे और PYQ यहाँ से कवर करेंगे, और साथ ही साथ एक मेंस क्वेश्चन भी आप लोग को जो प्रीवियस ईयर में आ चुका उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बार बार बोला जाता है जितना हम लोग कराएं तभी आप लोग उतनी तैयारी करते हैं। लगातार हम लोग बोलते हैं कि PVQ PT के मेंस के आप लगातार देखिए, उसको कवर कीजिए, पर अब हम प्रयास करेंगे हम ही आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध करा दें। चलिए आगे बात करेंगे। 3 दिन के लगभग 2100 अंक जो है टूटा है सेंसेक्स जो हमारा है, तो इसके एस्पेक्ट को समझेंगे, इसके संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे, इसका असर क्या पड़ेगा। फिर वर्ष 2028 तक बेरोजगारी दर 0.79% की कमी होने का संभव बताया जा रहा है, तो इसके संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। IMF ने भारत के विकास दर अनुमान बढ़ाकर 6.1% करा है, 6.8% का कर दिया है, तो इस संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे संपादकीय कि दल बदल कानून की दुर्गति क्या है, तो दल बदल कानून से संबंधित आपको संदर्भ समझेंगे, उसके एस्पेक्ट को समझेंगे, आने वाले एग्ज़ाम में आपको कैसे यह यूज हो सकता है, साथ ही साथ इससे प्रश्न क्या पूछे गए हैं यह भी हम लोग देखेंगे। PT और मेंस दोनों के देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति IAS को सपोर्ट कीजिएगा। ऐप जिनको डाउनलोड करने में इशू हो रहा है तो गूगल स्कैनर से आप इसे क्या कर सकते हैं, स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से विजिट कीजिएगा yuktias.in पर। साथ ही साथ हमें वहाँ पाइएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए न्यूज़ पर आते हैं कि बैलेट से चुनाव में क्या होता था, आप भूले होंगे हम नहीं भूले हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें की गई। EVM और VVPAT का मामले को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना वहाँ बातें परिचर्चा हो रही है, उस पर निर्णय आएगा, तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें की गई है। देखिए बात यह बोला गया है कि जो EVM को लेकर हेरफेर को लेकर आशंका जताते हुए VVPAT पर्चियों की बातें चल रही हैं। 100% मिलान करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिस्टम पर संदेह करने का, अर्थात जो सिस्टम बना हुआ है उस पर जो संदेह करने की प्रवृत्ति जो बढ़ी है उसको लेकर टिप्पणी की गई है। अब यह क्यों ज़रूरी है समझने का प्रयास कीजिएगा। आप शासन प्रशासन स्थापित किए हुए हैं, हाँ, यह माना जा सकता है कुछ % ऐसे हैं जो प्रभावित हो सकते हैं किसी दल विशेष से या उसके कार्यक्रम से, उनकी विचारों से, पर
ध्यान रखिएगा, जब तक हम शासन प्रशासन पर विश्वास कायम नहीं करेंगे तो प्रशासन कार्य कैसे करेगी, संस्थाएं कैसे काम करेगी। अगर हम बात करें विधायिका की, बात करें कार्यपालिका की, बात करें फिर इसके बाद न्यायपालिका की बात करें, यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत क्या है कि यह दोनों साथ में मिलकर काम करेगा, यह अलग होकर काम करेगा। काम करने के दौर शासन और प्रशासन के लिए क्या करेगा, जवाबदेही तय करेगा, यही इसका काम है। सेवाओं की आपूर्ति करेगा, यही काम इनका है। तो जो कार्यपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, वीवीपैट या सिस्टम कौन लागू कराएगा, कार्यपालिका ही लागू करेंगे। जो IAS से लेकर जब A ग्रेड से लेकर 4 ग्रेड के जो सिस्टम बना हुआ है प्रशासनिक नौकरशाहों का, उसके द्वारा ही स्थापित किया जाएगा। अब वो कार्य प्रणाली कर रहा है प्रशासन करने के लिए, बेहतर प्रशासन को स्थापित करने के लिए जवाबदेह है। अब वो जवाबदेही से कार्य कर रहा है। हाँ, इसमें कुछ आशंका जताई जा सकती है, कुछ प्रभावित होंगे, पर EVM जब बार बार चुनाव आयोग यह बोल रहा है, चुनाव आयोग यह बोलता है बार बार कि EVM को लेकर ओपन चैलेंज है, सभी राजनीतिक पार्टी आइए, कोई भी है, किसी भी हैकर को लेकर आइए, अब मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर EVM को हैक करके दिखाइए। फिर आप कोई भी वहां नहीं पहुंचता है, पर इसके एवज में आप केवल शंका के आधार पर, आशंका के आधार पर एक न्यायपालिका में आकर क्या कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जनता में भ्रम पैदा होता है। जनता में क्या होता है, भ्रम पैदा होता है। क्योंकि बार बार एक ही बात आप बोल रहे हैं, बार बार एक ही बात बोल रहे, EVM हैक हो जाता है, EVM हैक हो जाता है, तो जनता उसको क्या समझती, सच समझने लगती, जिससे पूरा शासन इकोसिस्टम जो हमारा बना हुआ है, इकोसिस्टम शासन का, उस पर संदेह खड़ा हो जाए। पर इसकी हकीकत कितनी है, हकीकत कितनी है, किस स्तर की है, कितना प्रतिशत है, इसकी सत्यता कोई अभी जांच नहीं करवाया है, सत्यता। जबकि चुनाव आयोग इस मामले में ओपन चैलेंज कर रखा है पहले भी, पर कोई राजनीतिक पार्टियां वहाँ नहीं पहुंची, जो लोग कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ नहीं पहुंचा। तो कहने का अर्थ यही है कि आपको क्या होगा, सिस्टम पर थोड़ा सा विश्वास करना होगा, नहीं तो इस तरह व्यवस्थाएं कोई नहीं चलेगी। कल बोलेगा बैलेट पेपर को हटाओ, बैलेट पेपर में क्या होता था किसी को जानकारी नहीं है। पूरा बिहार, यूपी, बंगाल जैसे राज्य में पूरा बूथ ही कैप्चरिंग हो जाता था, उसको अपने लोग मोहर मार लेते थे। तो क्या हम फिर वही व्यवस्था को बनाए, तो फिर साइंस एंड टेक की प्रौद्योगिकी है, R&D जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या होगी। फिर हम बात करेंगे सिस्टम में जो नए नए नवाचार हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, उसकी स्थिति क्या होगी। तो ये सब चीज़, बहुत सा प्रश्न चिन्ह, अगर एक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके आप उस व्यवस्था को बंद कर देते हैं, तो अन्य व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। तो फिर इस तरह बोला जाएगा एग्ज़ाम हॉल में भी, फिर आप क्या करें, जहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जहाँ पर पैटर्न अपनाया गया है, हाँ गलतियाँ हो सकती है, उसको सुधारने की कल्पना की जाएगी ना, कि डायरेक्ट उस व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था को हम जाएंगे। फिर हम अगर बैलेट पेपर लाते तो फिर पेपर वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से झेल रहे हैं, जहाँ हमको क्या बताना है, पेड़ पौधे बचाने हैं, तो फिर वो कॉन्सेप्ट कहाँ से हम लोग धरातल पर लाएंगे। इसलिए केवल हम डेमोक्रेटिक आधार पर यह नहीं कर सकते हैं, या केवल हम इस तथ्य को इस तथ्य से नहीं समझ सकते हैं कि हम बुद्धिजीवी वर्ग केवल शासन प्रशासन को बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, आपको यह समझना होगा कि जवाबदेही तय करने की अन्य तंत्र भी बनाए जा सकते हैं, पर जवाबदेही तय करने के लिए किसी चल रही प्रवृत्ति को, पद्धतियों को या संरचनाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, यह कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको। इसलिए यह न्यायालय इस संदर्भ के एस्पेक्ट को समझने की आवश्यकता है। अब निर्णय जो भी आएगा वो अलग मैटर है, पर एस्पेक्ट आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि देखिए, एक रिपोर्ट आया विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया, मेकिंग सिटीज ग्रीन, रेजिलियंस एंड
इंक्लूसिव इन द चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट। अर्थात विश्व बैंक ने एक तीव्र होते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर यह रिपोर्ट लाया है, जिसमें प्रकाशित किया, जिसमें कुछ बातें बोला। जैसे दुनिया के 10,000 से भी अधिक शहरों में अध्ययन पर आधारित यह रिपोर्ट बताया गया। 10,000 से अधिक शहरों का अध्ययन किया गया, उससे संबंधित रिपोर्ट लाया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन में शहरों और उसकी आबादी का प्रतिकूल प्रभाव, जितना शहरीकरण बढ़ रहा है वो जलवायु परिवर्तन पर उतना प्रभाव छोड़ रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में बातें की गई। अन्य तथ्यों की बात करें तो शहरों में रहने वाले आबादी स्वच्छ वातावरण के संकट तथा विभिन्न पर्यावरणीय समस्या से जूझ रही है। यह बहुत हद तक सही कथन भी लगता है। आप और हम अभी देख रहे हैं, इसको कहते हैं गर्म गृह पर अभी रह रहे हैं, गर्म गृह पर लोग रह रहे हैं। सुबह 7 बजे ही गर्मी लगने लगता है, 8 बजे ही आपको गर्म महसूस होने लगता है। कंक्रीटों का शहर में हम लोग रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग को एहसास होता होगा। अब है कि शहरीकरण की बात हो रही, तो शहर की बात हो रही होगी, तो शहर का वर्गीकरण आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। पॉपुलेशन के आधार पर शहरों को 2001 सेंसस के आधार पर डिवाइड किया गया था कि किस तरीके से टियर 1 के शहर होंगे, टियर 2 के शहर, टियर 3 के शहर, टियर 4, टियर 5, टियर 6। तो देखिए 5,000 से नीचे के होंगे तो टियर 6 के शहर कहलाएंगे, अर्थात उनकी आबादी 5,000 से लेकर 9,999 तक तो टियर 5 की। इसी तरह अपग्रेड होते हुए 1 लाख से अधिक जो जनसंख्या जहां होगी उसको टियर 1 की श्रेणी में रखेंगे। पर यहाँ पर एक सेंसेक्स 2001 के आधार पर रूरल जो रूरल आपको एरियाज होंगे वो कम से कम आपको 10,000 से कम होंगे। सेमी अर्बन सेंटर्स कौन से होंगे, आपको 10,000 से लेकर 99,999 अर्थात लगभग 1 लाख के आसपास। अर्बन इसी तरह मेट्रोपॉलिटन किसे कहेंगे, लगभग जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी जिस शहर की। तो इस तरह के वर्गीकरण किए गए थे, तो इसको जानकारी के लिए रखनी है, क्योंकि इससे कभी टियर 1 टियर 2 के शहर के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता है। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि तीव्र शहरीकरण समांतर शहरों के पर्यावरण क्षरण के रफ्तार को लेकर चिंतित बताया गया। दुनिया के छोटे छोटे कमावे छोटे बड़े हर एक शहर में परिवर्तन को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंताएं हैं, योगदान कर रहा है। वो 1970 से 2021 के बीच शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 1.19 अरब से बढ़कर 4.46 अरब हो गया, अर्थात 3 गुने के आसपास बढ़ गया। जबकि इस अवधि में पृथ्वी के सतह का औसत तापमान अपने पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.19 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ गया है। यहाँ पर हम लोग सतत विकास लक्ष्य के तहत प्लस जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को कम करने के लिए हम लोग टारगेट है क्या कि औद्योगिकरण के पूर्व जो स्तर उससे कम करना, पर वो 1.19 डिग्री बढ़ गया, यह भी एक समस्या है। अब संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया में लगभग 70% आबादी शहरों में होगी। तो 50 में अगर 70% तक का आबादी शहरों में होगी तो इसका प्रभाव सीधे कहाँ पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन पर। तो यह कहीं ना कहीं क्या होगा, जोखिम भरा समाज, मानव समाज क्रिएट होगा। और मैंने आप लोगों को बताया है कि हम अभी काम नहीं करेंगे तो आप लोग का एक आकलन दिया है 200 से लेकर 250 साल तक वर्षों के बीच यहाँ पर पृथ्वी पर मानवीय बसावट को लेकर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि कैसे मानव यहाँ जीवित रहे, क्योंकि इतना जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होगा कि हम अभी 38 डिग्री 40 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर जो यहाँ पर इस शहरों का देखने को मिल रहा है गर्मियों में, यह बढ़कर कितना हो जाता है, लगभग 42-43 डिग्री। यह बढ़कर कितना होने की संभावना हो जाएगी, लगभग 50 प्लस यह औसतन तापमान आ जाएगा। तो सभी चीज़ें गर्म हो जाएगी, तो प्राकृतिक जो नेचर है अपना पुनर्चक्रण नहीं कर पाएगी, पर फसल पद्धति बर्बाद हो जाएगी, वनों का जो वर्गीकरण है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इस तरीके से पृथ्वी जो अभी आराम से नीली ग्रह आपको दिखती है, आने वाले समय में यहाँ पर मानवीय बसावट कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि वो मानव ही कैसे यहाँ जीवित रहेगा। इसलिए हमें अभी से ही समग्र तौर पर व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और वैश्विक संगठनों के स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है और ठोस काम करने की आवश्यकता। अब देखिए इस रिपोर्ट में शहरी आबादी को लेकर बताया गया कि आधारभूत संरचनाओं और कल कारखानों जो कारखाने लगाए तो विकास और विलासतापूर्ण जीवन शैली की चाहत ने शहरों को गर्म द्वीप में बदल दिया है। गर्म द्वीप आप देखते हैं, इसका एहसास आपको भी हो रहा होगा। गर्म द्वीप का एहसास, अभी गर्मी स्टार्ट ही नहीं हुई, लोगों के मनों से क्या निकलता है,
आज सोच के देखिए, केवल क्या हुआ है, विलासितापूर्ण जीवन और कल कारखाने जिस तरह रफ्तार से बढ़े हैं, क्यों कारण कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देना उसके नाम पर देख रहे हैं आपको कितने एसियाँ लग गई हैं, कितने लोग एसी कारें आप लोग को यूज़ कर रहे हैं और इससे जलवायु किस तरीके से प्रदूषण फैलता है, किस प्रकार से गर्म होता है। लोगों ने लग्जरी कारें खरीदना शुरू कर दी, लोग आवश्यकता से अधिक अपने यहाँ एसेट आपको इस प्रकार से संग्रह करने लगे। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है शहरों में इस तरीके से। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो संघ है ICUN, उसने लाल सूची में प्रजातियों के लिए शहरीकरण के तीसरे सबसे बड़े खतरे के रूप में पहचाना है। तो आपको यहाँ से प्रश्न PT फैक्ट में पूछा भी जा सकता है कि रेड जो लिस्ट सूची निकलती है उसमें खतरे जो बताए जाते हैं आपको जीव जंतुओं के लुप्त होने का, उसमें शहरीकरण का क्या रोल है। तो यह तीसरा सबसे बड़ा कारक माना जाता है जिसके कारण प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। अब धरती में महज 2 से 3% हिस्से फैले हुए शहर, मात्र 2 से 3% वैश्विक, अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, तो यहाँ पर 2% शहर है जो मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 70% हिस्सेदारी रखता है, उत्तरदायी है उसके लिए। अब दुनिया 78% ऊर्जा खपत शहरों में होती है। जितना भी लोग कुल ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसका 78% कौन करता है, केवल शहर करता है। और गांव में क्या पहुँच है, तो इसलिए तो गांव बेहतर जीवन जी पा रहे हैं वर्तमान समय में। अब है कि दुनिया भर में 50 से अधिक प्रदूषित शहरों में से 42 केवल भारत में से, सोच के देखिएगा। और इसके साथ साथ जलवायु, शहर भूमि में प्रदूषण आपको देखने को मिलता है, जल एवं प्लास्टिक प्रदूषण देखने को मिलता है, कचरा प्रबंधन अभाव देखने को मिलता है, भूजल दोहन चुनौतियाँ देखने को मिलता है। ये सब कारक आपको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें शहरों में किसी प्रकार आर्थिक विकास पावर हाउस होते हैं, लेकिन शहरों में जलवायु परिवर्तन के बजाय समाधान प्रस्तुत है। इस प्रकार देखते हम विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में शहर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल पर्यावरण संरक्षण में अपनी हिस्सेदारी कम करके शहर अपने निवासियों को खुशहाल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो सतत विकास एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत ही आपको हॉट टॉपिक होता है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके संदर्भ में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे सतत विकास कब आया था, 2015 में आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में जो 2030 तक सतत विकास लक्ष्य एजेंडा दिया, 2030 का एजेंडा दिया, जिसमें मुख्य 17 विकास लक्ष्य अर्थात SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे SDG कहा जाता है, जिसमें 169 परियोजन अंकित किए थे, कार्य अंकित किए थे। इस 70 को अगर हम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उससे पहले 169 कार्य करने होंगे, परियोजन करने होंगे, जिसमें हम ऑटोमेटिक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ यही था। तो सतत विकास लक्ष्य क्या था, पर्यावरण तथा विकास विश्व आयोग के अंतर्गत वेटलैंड कमीशन, याद रखिएगा, द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। तो आपसे यहाँ प्रश्न PYQ भी पूछा है, बहुत से एग्जाम में आप देखते हैं, स्टेट PCS UPSC में प्रश्न जलवायु परिवर्तन सतत विकास लक्ष्य किस कमीशन का रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था, तो ये वेटलैंड कमीशन था। तो याद रखिए इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एक साथ ही साथ MDG याद रखना, मिनिमम डेवलपमेंट गोल याद रखना है। यह क्या था, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में फ्रेम किया गया था, स्वीकार किया गया था, लेकिन लक्ष्य 1990 के स्तर पर गणना की गई थी और 2015 तक इसे प्राप्त करना था, जो प्राप्त नहीं हो सका था। जिस प्रकार से 17 लक्ष्य इसमें रखे गए हैं ना, उसी तरह 8 लक्ष्य यहाँ रखे गए थे। तो 8 लक्ष्य क्या करना था, 8 गोल और 18 टारगेट था, जिसके इस टारगेट को पूरा करते तो ये 8 गोल हमें प्राप्त हो जाता, पर यह भी नहीं प्राप्त हो सका 2015 तक। तो इसे क्या किया, अपग्रेड कर दिया गया सतत विकास SDG में। ध्यान रखिएगा, SDG हम बात करते हैं, SDG की बात करते हैं तो उससे पहले MDG आपको है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रशांत एशिया रिपोर्ट आया जिसमें बात की गई है हम कब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से गति परिवर्तित हो रही है। तो 2030 जल्द ही आने वाला है, तो अभी आपको 2024 चल रहा है, 6 वर्ष मात्र बचा हुआ है। तो क्या इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे, तो फिर आपको एक नया अपग्रेड वर्जन मिलेगा। तो इसलिए आपसे प्रश्न और भी बन जाता है। कुछ बातें आगे हम देखेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए क्या बोला गया, एशियाई प्रशांत अगर हेतु राष्ट्रीय सामाजिक आयोग की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें बातें की गई है कि एशिया प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट 2024 इस सामाजिक आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया।
यह रिपोर्ट क्या करता है, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा किए गए प्रयासों की सफलता, कहानियों, रुझानों, क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों को केंद्रित है। अब यह बोल रहा है कि इस वार्षिक प्रमुख प्रकाशन में से सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति आबादी हम क्या कर रहे हैं, 2062 तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर सकते पाएंगे, जो 2030 में लगभग 32 वर्ष के अत्यधिक विलंब है। कारण उसके पीछे बहुत से कारण, व्यक्ति कारण, संस्थागत कारण, राजनीतिक कारण, इच्छा शक्तियों की कमी, एक दूसरे का द्वंद्व भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसके बाद एक प्रतिद्वंद्वता का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर भारत कुछ बोलता है तो चीन इसका विरोध कर रहा है, चीन कुछ बोलता है तो भारत विरोध कर रहा है, अमेरिका कुछ बोलता है तो आपको रसिया इसका विरोध कर रहा है, रसिया कुछ बोलता है तो इसका विरोध कर रहा है अमेरिका। इसी तरह अन्य देश, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका कुछ बोलता है तो कोई और देश विरोध कर रहा है। तो अंतर्द्वंद का कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, पर जवाबदेही कोई नहीं लेना चाहता है। जवाबदेही कोई नहीं लेना चाहता है कि हाँ, यह हम आने वाले भविष्य हमारी समाप्त हो जाएगी, तो इसको लेकर यह कार्य करना है तो करना है। अब संस्थाएं कमज़ोर हैं, क्योंकि संस्थाएं डोनेट पर चल रही, डोनेशन पर चल रही, तो अमेरिका भागीदार है, रूस भागीदार है, चीन भागीदार है, भारत भागीदार है, अन्य देश भागीदार है। तो अपनी अपनी क्या करते हैं, सभी अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने अनुसार कार्यगति कर रहे हैं। पर अंत में आपको यह चीज़ें समझनी होगी कि हमको करना क्या है। तो इसी तरीके से देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2016 के यूपीएससी प्रश्न पूछा गया है कि धारणीय विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG वो क्या है। पहली बार 1972 के एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम में कहा गया, द्वारा प्रकाशित किया गया। क्या यह कथन सही है? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। आंसर अगर पता हो तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। अब धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने, तो क्या यह कथन सही है? तो यह पूछा जा रहा प्रश्न में कथन सही है। तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल 2 सही है। ये गलत है, कथन गलत है, तो ऑप्शन बी केवल सही होगा। तो इस प्रकार देखते हैं सतत विकास के लक्ष्य के बारे में जो प्रश्न आप लोगों को बताया गया, कंटेंट दिया गया, उसी से प्रश्न है। बस उतनी ही जानकारी रखनी जितनी आपको आवश्यकता है। उसके साथ साथ अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि हम अफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय, आधुनिक ऊर्जा पहुंच, साधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने के अनिवार्य है। भारत के संदर्भ में हुई प्रगति पर टिप्पणी करें। तो एशिया पर जो रिपोर्ट आया उसकी बात होगी। उससे पहले मैंने बहुत बार क्लास में आप लोग की भारत की क्या स्थिति है याद करिए। आपको मुझे याद हो रहा है, मैं जनवरी में शायद इस पर, जनवरी 2024 या दिसंबर 2023 में इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, आया हुआ था। उस पर मैंने चर्चा किया था भारत किस प्रकार से, बिहार का भी किस प्रकार से योगदान रहा है, उस पर मैंने चर्चा किया था। तो अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं तो आप लोग उस रिपोर्ट को देखिएगा, प्रश्न 2018 के थे वो टॉपिक। तो अब इसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है। तो इसका तो देखिए, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सतत विकास। तो इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, टॉपिक को देखते रहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि 3 दिन में लगभग 2100 अंक टूटा है सेंसेक्स। अब देखिए, इजराइल ईरान तनाव है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व बहुत गहरे संकट में है, गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। जहाँ पर रूस यूक्रेन की बात करें, हम रूस यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन की बात करें, इज़राइल और फिलिस्तीन की बात करें, फिर इज़राइल और ईरान की बात करें। ये 3 स्थितियां क्या करें, वैश्विक पटल में वैश्विक संकट ला रहे। किसके लिए? आपको विश्वास का जो कॉन्सेप्ट हो वो कमज़ोर हो रहा है, जिससे बाज़ार कमज़ोर होगा, लेन देन, आयात निर्यात कमज़ोर होगा, और यह कमज़ोर होगा तो लोगों के पास खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगा। तो ये सब स्थितियां उत्पन्न हो रही, जिससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो मुनाफा जो वसूली होता है, आपको यह बाज़ार में पैसे ही नहीं लगेंगे तो लोगों के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे। निवेशक पैसा नहीं लगाने चाहते, जिसके कारण बाज़ार में जो इन्वेस्टमेंट होना है वो नहीं हो पाएगा। तो सभी देशों के यह 2 चक्र है जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। इकोनॉमी कैसे करते, अर्थव्यवस्था कैसे चलता है। जब पैसे निवेश होते हैं तो निर्माण होता है तो आपको डिमांड्स की पूर्ति होती है, पूंजी प्रवाह होता है। यही मैं आप लोगों को बताया है, और यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी यह डिस्टर्बेंस होगा, इकोनॉमी स्लो डाउन में जाता है, तो मंदी के दौर से भी देश गुजरेंगे। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें होंगी, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, पीटी फैक्ट में याद रखिए, अमिताभ बच्चन को मिलेगा
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो पीटी फैक्ट में आप लोग को याद रखना है, क्लियर है। तो ये सब पहले चीज़ें आप लोग को यहाँ से पीटी फैक्ट निकाल लेना है, ठीक है ना। ये सब जानकारी आपको स्वयं के स्तर पर भी आप कर सकते हैं। देखिए एक न्यूज़ है, वर्ष 2028 तक बेरोजगारी दर में 0.79% की कमी देखा जा रहा है। ऑब्जर्वर जो रिसर्च फाउंडेशन है उसकी एक रिपोर्ट में यह बातें की गई है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर पहुंचने का रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बेरोजगारी दर घटेगी। भारत रोजगार परिदृश्य 2030 का रिपोर्ट लाया गया। भारत रोजगार, यह थोड़ा सा आप लोगों को रिपोर्ट ये सब याद रखनी है, ये सब लिख लेना है। रीज़न उसके पीछे है, कब इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। किस संदर्भ में प्रश्न आएंगे किसी को नहीं पता होता एग्जाम में। प्रश्न संदर्भ के आधार पर आपको उत्तर में डाटा आपको इनपुट करना होता है या केस स्टडी आपको इनपुट करना होता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता है। इसलिए सारे चीज़ों को राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें छोड़िए, यहाँ पर कुछ प्रतिशत की बात है। कम से कम रिपोर्ट में भारत का रोजगार बाजार व्यापक बदलाव आएगा, अनुभव करेगा। कोरोना महामारी की स्थिति आई है, भारत में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ 2026-27 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनेगी। तो उसमें बेरोजगारी दर में कितनी कमी हो सकती है, बेरोजगारी दर कितना हो सकता है, रोजगार का कॉन्सेप्ट जो बढ़ेगा तो किस प्रकार से लाभ देगा इकोनॉमी को, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। IMF ने फिर लगाया विकास दर अनुमान, 6.8%। पहले 6.5% से बढ़ाकर 6.8% हो गया था। कितना प्रतिशत का वृद्धि किया है, तो याद रखिएगा 0.3% की वृद्धि किया है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी जो 23-24 को लेकर संशोधित अनुमान बढ़ा दिया है। भारत अपने अनुमान 7.6% विकास दर अनुमान लगाया अपने अंतरिम बजट में, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अन्य संस्थाएं लगाती है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा IMF क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, सभी दोनों का स्थापना कब हुआ है, या किस प्रकार का ऋण देता है, साथ ही साथ इसके महानिदेशक कौन है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कितने सदस्य देश हैं, ये सब चीज़ें आप लोग याद होनी चाहिए। अब यह आप लोग को लगातार सीरीज चल रहा है, इसका टेस्ट चल रहा है, सभी लोग इसमें भाग लीजिएगा, इसका लाभ लीजिए। 27 अप्रैल के बाद एक नया रिलीज आप लोग को कर दिया जाएगा। अब है कि हम संपादकीय में देखेंगे दल बदल कानून की दुर्गति। देखिए आम चुनाव हो या किसी भी स्थिति में अगर घोषणा से पहले दल बदल का सिलसिला अब तक कायम है। अनेक जगह मतदाता भ्रमित होंगे, चेहरा किसका है, चुनाव चिन्ह कौन सा है। दल बदल केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी होता है, आप लोग देखते हैं। तो यह स्थिति के लिए हम लोग एक्ट भी बना रखे हैं, 10वीं अनुसूची में भी बातें की गई है। तो इसको लेकर देखिए विधायी संस्थाओं में इससे लेकर लेखक क्या कहना चाहता है कि विधायी संस्थाओं में इससे बचाने के लिए दल बदल रोधी कानून बनाया गया, लेकिन वह अपने अभीष्ट पूर्ति नहीं कर पाया। जितनी आकांक्षा की गई थी, जितनी उम्मीद की गई थी, वो पूरा नहीं हो पाया। आखिर दल बदल कानून क्यों विफल रहा। सर्वप्रथम यह कानून अपने बुनियादी से ही असंगत है, बुनियादी स्तर पर ही असंगत है। कैसे, यह लेखक इस तथ्य के माध्यम से बचाना चाहता है। जैसे यूरोप, अमेरिका, अन्य प्रतिष्ठित लोकतंत्र में ऐसा कानून नहीं है। न्यूजीलैंड में बना था लेकिन वहाँ भी उसे जल्द हटा लिया गया। पोलैंड, चेक, जो एस्टोनिया, लुथियानिया, लतविया अध्ययन में पाया गया सांसदों को दल बदल का अधिकार रहने से वास्तव में दलीय व्यवस्था बेहतर और स्थिर होगी। दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा अनुभव कहने का अर्थ है कि इन राष्ट्रों में दल बदल कानून है जिसके कारण वह दलीय स्थिति बनी हुई है, यह लेखक का मानना है। फिर भी हम देखेंगे दल बदल कानून क्या कहता है हमारे देश का। तो जो 52 संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, इसके माध्यम से दल बदल परिवर्तन कानून को लागू किया गया। आपको आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा, पहले भी याद होगा आप लोग को। उसमें ध्यान रखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और समानतः इस अधिनियम को दल बदल कानून कहा गया। निष्ठा या कर्तव्य को सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया दल बदल, कि आपके निष्ठा या कर्तव्य के प्रति क्या करना, सचेत रहना, उसको परित्याग नहीं करना है। अब ध्यान रखना है दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहत्ताएँ
बताई गई है, प्रावधान किया गया किस में 10वीं अनुसूची में। ध्यान रखिए पीठासीन अधिकारी जो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद की बात होती है, उसकी सभी जगह की बात होती है। जो सदन के पीठासीन अधिकारी होंगे वो दल बदल सिद्ध आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार देता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति। अब ध्यान रखिए इसका लक्ष्य विधायकों को उनके कार्यकाल के दौरान राजनीतिक संबद्धता परिवर्तन से रोकना, अर्थात जो सांसद है, विधायक है, उनको अपने कार्य के प्रति जवाबदेह क्रिएट करना। संसद या राज्य विधान दोनों पर यह लागू किया जाता है। तो यह सब आपको दल परिवर्तन नियम है बनाए गए। अब इसके लिए आधार क्या दिए गए, स्वैच्छिक आधार दिए गए, निर्देशों का उल्लंघन माना गया है, निर्वाचित सदस्य का मामला देखने को मिलता है, मनोनीत सदस्य की बात करती है। तो ये सब आपको जिसके आधार पर दल बदल कानून को लागू किया था। और इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोग पर चर्चा किया हूँ, तो इसलिए दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ लेने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। लेखक यह मानता है कि सभी जगह पाया गया कि सांसदों और स्वतंत्रता रहने वाले दलों ने अपनी नीति गतिविधियों की सुविचारित रखने की प्रवृत्ति, जिनमें कुछ देशों में दल बदल विरोधी कानून है, वहाँ कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। भारत का भी अनुभव ऐसा ही है, माना जाए केवल सत्ताधारी दलों मैसेंजरों की ताकत बढ़ती है, वे सांसदों विधायकों पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, जिससे दलों की महत्ता जनप्रतिनिधियों से भी ऊपर हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा यह भी कहीं ना कहीं एक समस्या के तौर पर देखने को मिलता है। इसलिए यूरोपीय देशों में सांसदों को वैचारिक और कार्यगत स्वतंत्रता है, उन पर दलीय अंकुश नहीं है, अर्थात संसद सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था के तौर पर उभर कर सामने आती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती नहीं है, यह स्थिति बताई जा रही है लेखक के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा इसी के संदर्भ में कुछ बातें और बोली जाती है। खरीद बिक्री का कॉन्सेप्ट आरोप लगते हैं, भारत में यह लगातार लगते रहे हैं। तो यह सब चीज़ें दल बदल कानून न तो निष्फल है, बल्कि नेता के चरित्र गिनाने की प्रवृत्ति ही बढ़ गई। सांसदों विधायकों दलगत स्वतंत्रता रहने में संयम, मर्यादा, नैतिकता के महत्व अधिक होता है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि में यह अनुभव कहीं बेहतर है, जहाँ पर हम नैतिकता, संयम और मर्यादा के कॉन्सेप्ट को वहाँ अच्छे तरह से लोकतांत्रिक रूप से चलन में देखते हैं। इसी तरह के अमेरिका हम बात करें, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में बात करें, जर्मनी, जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों में तो ऐसा कानून न होने से वहाँ कोई भी भगदड़ नहीं मची हुई एक दल से दूसरे दल जाने में। अमेरिकी संसद में सत्ताधारी दल सदस्य संख्या विपक्ष में 2-3 कम रहने पर भी दल बदल कराकर सत्तारूढ़ की स्थिति ऊंची करने में घटनाएं नहीं देखते हैं, जैसे भारत में देखने को मिलता है। एक्स पार्टी वाई पार्टी के लोगों को अपने तरफ लाता है, वाई पार्टी एक्स पार्टी के लोगों को लाता है। तो इस प्रकार देखते हैं एक्स वाई जेड, इस प्रकार से लोग एक दूसरे के लोगों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं क्या होता है, यह राजनीतिक द्वंद्व के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। सब खरीद बिक्री का कॉन्सेप्ट करते हैं, अवसरवादी राजनीति को जन्म देता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो अवसरवादी राजनीति को जन्म देता है। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने के अतिरिक्त या इस प्रकार से काम करने शुरू करते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं दल बदल कानून सिद्धांत विहीन रूप से उभर कर सामने आता है। 2/3 सांसद विधायक को दूसरी पार्टी में जाना जायज़ है, तो 2-4 सांसद विधायक जाना नाजायज क्यों है? तो यह भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब सभी लोग जा सकते तो 2-4 लोग क्यों नहीं जा सकते। यह भी बातें आपको उभर कर सामने आती। इसलिए थोक दल बदल के बाद असली पार्टी और चुनाव चिन्ह वाले दो दावों के न्यायालयों के फैसले में विसंगति रही है। कभी वे विधायक की संख्या के आधार पर बताते हैं तो कभी संगठन की बात करते हैं, जबकि पार्टी के विधायकों और सांसदों के टूट के मामले असली नकली की बात बेमानी सी लगती है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं तो अगर एक जायज़ है तो संपूर्ण जायज़ है माना जाएगा। अगर संपूर्ण जायज़ है, संपूर्ण अगर जायज़ कॉन्सेप्ट है तो एक भी जायज़ कॉन्सेप्ट माना जाए, एक भी अगर आ रहे हैं तो इस संदर्भ को समझना होगा, आप लोगों को समझना होगा सभी को कि इस प्रकार से हम बाध्यता नहीं बना सकते हैं कि दल बदल के लिए बाध्यता नहीं कायम करिए जो अन्य लोकतांत्रिक देशों में नहीं है। हमें स्वतंत्र तौर से बेहतर लोकतंत्र की स्थापना के लिए, बेहतर लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमको क्या करना, संयम स्थापित करना होगा, नियंत्रण स्थापित करना होगा और स्वेच्छा से कार्य करने की शैली।
जो लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाएगा। यह कॉन्सेप्ट अपनाने की आवश्यकता है। यही बात इस लेख में उभर कर सामने न्यायपालिका की भूमिका भी जो पीठासीन अधिकारी करते हैं, जो तथ्यगत होते हैं, उसी के आधार पर करती है। कानून बनाकर कोई भी चरित्र या नैतिकता नहीं सुनिश्चित कर सकता, नहीं होती है, ऐसा हम और आप बेहतर जानते हैं। नैतिकता और चरित्र तभी होगा जब अच्छा कानून बनता है या उस पर को इम्प्लीमेंट करने के लोग अंदर से बेहतर कार्य करने, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करना चाहते हैं। यह कोरी कल्पना है। कठोर कानून बनाने से दल बदल रुकेगा, क्योंकि स्वयं कानून बनाने वाले ही दल बदल करते हैं, कराते हैं। इसलिए रोग की जड़ कहीं और है, इसे समझने की आवश्यकता है। राजनीतिक दल कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं है, वे अन्य सामाजिक व्यापारिक संस्थाएं की तरह स्वैच्छिक संस्थाएं हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें समझने की आवश्यकता हो कि राज्य और संविधान में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दलों के विशेष महत्व न देकर अन्य संस्थाओं की तरह समान और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। राजनीतिक पार्टियों पर इस प्रकार के कानून लागू करने की बात की जा रही है, जिससे बेहतर लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। अब एक कॉन्सेप्ट याद है, जैसा कोई एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में काम करने के लिए स्वतंत्र है, वही स्थिति दलों और अनेक सदस्यों को भी होनी चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता देनी चाहिए जिससे खरीद बिक्री कम से कम तो रुकेगी और लोगों का विश्वास भी बेहतर बना रहेगा। ऐसा बात इन लेखक के द्वारा की जा रही है। हमारी संसद, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के आदर्शों व्यवहारों को आकलन कर देश की राजनीतिक दलों के विशेषाधिकार खत्म करने चाह रही है। ऐसी बातें लेखक मानता है। अब दल बदल कानून जो घालमेल बंद होना चाहिए, जो चल रही सामाजिक संस्थाओं की तरह अपने आय व्यय के लिए समान रूप से सार्वजनिक स्तर पर उत्तरदायी बनाना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर बात है, जवाबदेही संस्थाएं सामाजिक तौर पर स्थापित होनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, होना क्या चाहिए। इतनी कहानियाँ तो इनके द्वारा बता दी गई, संस्थाओं के द्वारा होना क्या चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में बेहतर शासन करना है, शासन बेहतर करना है तो हमें कुछ चीज़ें तय करनी होगी। कार्य प्लस सेवा, सेवा की प्रकृति क्या है, इसे समझते हुए संगठन की आवश्यकता जो होगी उसके अनुसार कार्य करनी होगी। उसके साथ साथ जवाबदेही प्लस उत्तरदायी लोगों के प्रति होनी चाहिए, लोगों के प्रति होनी चाहिए, न कि पार्टियों के प्रति होनी चाहिए। और खरीद बिक्री का कॉन्सेप्ट जब लागू होता है तो यह भी तय करना होगा कि खरीद बिक्री के जांच प्रक्रिया के लिए जांच प्रक्रिया की आवश्यकता बहुत जरूर पड़ जाती है। तो ये सब मामले होने चाहिए जिसके आधार पर हम कुछ अंकुश लगा सकते हैं। पर भारत वो प्रवृत्ति वाला देश है, लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है जहाँ पर केवल अवसर की राजनीति खेली जाती है। आज जो गाली दे रहा है, कल वो कब आपका मित्र बन जाएगा उससे राजनीतिक पार्टियों को नहीं पता। इसलिए भारत के जो नई राजनीतिक कल्चर डेवलप हुई है उसमें सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए, जिसमें नैतिकता की हम बात कर सकते हैं, जिसमें हम जवाबदेही की बात कर सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल नीतीश कुमार, अब हालांकि देखिए माननीय नीतीश कुमार अपने जगह सही हैं, बिहार की जनता के लिए वो विकास करना चाहते हैं, पार्टी में रहना चाहते हैं, पर राजनीतिक स्तर पर ये तो गलत नीतियाँ हैं। अब है केजरीवाल जी लेकर आए, जब देखिए वो जेल में गए हुए हैं फिर भी वो सत्ता के भोग से मोह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो यह भी एक गलत राजनीति का कॉन्सेप्ट दे रहा है, राजनीतिक परंपराओं का। तो इस तरीके से देखते हैं नैतिक जवाबदेही का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू करनी होगी, उसके सभी स्तरों पर नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए कुछ प्रश्न आए हैं आपको यूपीएससी के 22 में पीटी के प्रश्न आपको पूछे गए। इसी तरह हम बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस में दल बदल से बहुत से प्रश्न पूछे गए। पीवाईक्यू आप जाके देखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, पर हम यूपीएससी को स्टैंडर्ड इसलिए मान रहे हैं कि बेहतर क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। तो प्रश्न आपको पूछा गया है, यह कानून दल बदल कानून के विरोधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है। तो यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट मनोनीत
विधायक सदन में नियुक्त होने से 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। तो क्या यह कथन सही है या गलत है? यह कानून कोई समावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले में फैसला करना होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यह कथन तो गलत है, आप लोगों को पता है नहीं है, यह 6 माह के अंदर ही होना है, तो इसलिए यह कथन गलत है। 2 कथन सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं नई चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं। दल बदल कानून को मैं कितनी दफ़ा आपको बताया हूँ, नोट्स दिया हूँ, PDF अवेलेबल कराया, हर एंगल से सारे तथ्यों की जांच किया है। फरवरी महीने में मैंने इस पर बात किया, दिसंबर में बात किया था। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। प्रश्न आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब मेंस की बात करें, कुछ वर्षों में सांसद हो व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई। देखिए अभी यही लेख में बातें आ रही हैं। लेख में क्या बातें आ रही है? यही बात आ रही है ना, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलता है। दल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न भिन्न उद्देश्यों से बनाया गया था को कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना गया? यही देखिए लेख में यही बातें की गई हैं जो UPSC 2013 में प्रश्न से पूछा गया था। अब वैसे ही स्पीकर की बात होती है, एकादा स्पीकर सर्वदा स्पीकर की बात की जा रही है। तो क्या आपके विचार से लोकसभा अध्यक्ष पद निष्पक्ष के लिए कार्यप्रणाली स्वीकार करनी चाहिए? भारत में संसदीय परियोजन सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते? यह दल बदल कानून के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था आपको 2020 के UPSC मेंस में। तो देख रहे प्रश्न कहाँ से उठ कर आता है, तो फिर भी आप लोग भटकते इधर से उधर नादान परिंदे की तरह। कोई बात नहीं है, लगातार बने रहिए हमारे साथ। कुछ चीज़ें समय के साथ होती है। आपको कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए रहते हैं, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनका ऐप नहीं डाउनलोड हो रहा है, इसका बारकोड को स्कैन कीजिएगा, गूगल स्कैनर से ऐप डाउनलोड है। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में जगह सभी जगह उपलब्ध कराए जाते हैं। वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, बारकोड या स्कैन कर सकते हैं किस प्रकार के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, या टेलीग्राम चैनल पर युक्तियाज टाइप कीजिएगा, हमें वहाँ पाइएगा। फिर बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल